ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दिल्ली में हैं, जहां उन्होंने भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में कई बड़े और नामी चेहरों को पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार भी प्रदान किया है। वहीं पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत वर्ष पुरस्कार भी दिया है। जिसके बाद वहां मौजूद सभी को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, जब समय बदलता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है और आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है, क्योंकि ये इस नए युग को ऊर्जा से भर रहा है। ये कार्यक्रम रचनात्मक को सम्मान देना और समाज में रोजमर्रा जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का ये अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा बनेगा। साथ ही पीएम मोदी ने जिन्हें अवार्ड मिला है उन्हें बधाई भी दी है। जिसके बाद पीएम मोदी ने बाबा महाकाल का जिक्र करते हुए कहा कि आज और एक संयोग है कि ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही, और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहाँ इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूँ। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूँ। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिले। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं। लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के MVP, ठीक है ना? थोड़ा दिमाग खपाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको MVP कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। और इसलिए साथियों, आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं,
क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया एंड क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथी, आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा। दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कई लोग विदेशी भाषा को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आपको एआई की मदद से काम हो सकता है। कुछ लोग सीख भी सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा यूएन लैंग्वेज में, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश जैसे लैंग्वेजेस में कंटेंट बनाएंगे तो आपकी और भारत की भी रीच बढ़ेगी। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, उनकी भाषाओं में हम कुछ करें, हमारी एक अलग पहचान बनेगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हमने लिया है। मैं भी कुछ दिन पहले बिल गेट्स के साथ गप्पे मार रहा था, तो ऐसे ही एआई वगैरह सारे विषयों पे बहुत चर्चा निकली। कभी उसके विषय में जरूर आपको पता चलेगा। लेकिन हमने अभी कल ही एक डिसीजन लिया है। हम एआई मिशन को, और मैं मानता हूं दुनिया देख रही है कि भारत एआई में क्या काम करेगा, क्योंकि भारत लीड करेगा, मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे बोल रहा हूं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर, जिस प्रकार से भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और मैं बताता हूं कि हम 2G 4G वगैरह में बहुत पीछे रह गए, 5G में हमने लीड कर लिया। वैसा ही हम बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर की दुनिया में, हम दुनिया में अपनी जगह बना लेंगे दोस्तों, और देखते ही देखते हम छा जाएंगे। और ये मोदी के कारण नहीं, मेरे देश के नौजवानों के कारण, मेरे देश के टैलेंट के कारण। इतना सामर्थ्य है। मोदी तो सिर्फ अवसर देता है, रास्ते से कांटे हटा देता है, ताकि मेरा देश का नौजवान तेज गति से आगे बढ़ चले। और इसलिए मैं चाहता हूं, जैसे हमारे पड़ोस के देश है, उनकी भाषा है, उनके साथ उनकी सोच समझ के अनुकूल हम जितनी चीजें पहुंचाएंगे, मैं समझता हूं हमारा नाता और जुड़ेगा। हमें अपना विस्तार करना है, अपना प्रभाव पैदा करना है दोस्तों, और ये क्रिएटिव वर्ल्ड बहुत अच्छी तरह कर सकता है। और एआई की ताकत आप जानते हैं, आजकल देखा होगा, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही समय में वो आपको हिंदुस्तान की 8-10 लैंग्वेजेज में ये मेरी सारी बातें आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं एआई का उपयोग करता हूं। आपके साथ अगर यहां आते जाते मेरा फोटो निकल गया, तो आप एआई के माध्यम से वो फोटो अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। नमो ऐप पर जाएंगे, फोटो बूथ पे चले जाएंगे, आराम से आपको मिल जाएगी मेरी फोटो। आज से 5 साल पहले कहीं मिल गए होंगे, एक कोने में मुझे देख रहे, आपकी एक आंख फोटो में आई है, तो भी वो आपको खींच करके ले आएगा वहां। ये एआई की ताकत है, हमारे देश के नौजवानों की ताकत है। और इसलिए मैं कहता हूं सबको कि भारत के पास ये सामर्थ्य है, हम इस सामर्थ्य को लेकर के आगे जाना चाहता है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक छवि नई ऊंचाई पर ले जाने का काम हम अपनी इस क्रिएटिविटी से कर सकते हैं। एक फूड क्रिएटर किसी को मुंबई के बड़ा पाव की मशहूर दुकान तक पहुंचा सकता है। एक फैशन डिजाइनर दुनिया भर को ये बता सकता है कि भारत के कलाकारों की खूबी क्या होती है। एक टैग क्रिएटर पूरी दुनिया को बता सकता है
कि मेक इन इंडिया से हम क्या बना रहे हैं और भारत में इनोवेशन कैसे बढ़ रहा है। एक गांव में बैठा ट्रैवल ब्लॉगर भी विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को अपने वीडियो से हिंदुस्तान की यात्रा के लिए मोटिवेट कर सकता है। हमारे भारत में तो इतने अलग अलग तरह के मेले होते हैं, हर एक पर्व में अपनी एक स्टोरी होती है और दुनिया उसे जानना चाहती है। जो लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के कोने कोने को जानना चाहते हैं, उनकी भी आप बहुत मदद कर सकते हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों में आपकी स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रोडक्ट, आपके फैक्ट्स, अगर मैं मानता हूं हकीकतों विषय में कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए। आप देखिए, एक यूनिक अंदाज में आप जाएंगे। अब देखिए, आर्टिफैक्ट्स तो बहुत होते हैं, आर्कियोलॉजी वाले ने बहुत चीजें निकाली होती है, लेकिन जो म्यूजियोलॉजी जानता है ना, वो जब उसको बनाता है, रखता है, तो हम उस युग में पहुंच जाते हैं। 300 साल पुरानी चीज देखते हैं तो लगता है कि मैं उस समय जी रहा हूं। क्रिएटिविटी की ये ताकत होती है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के भीतर वो क्रिएटिविटी है जो मेरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बन सकता है। और इसी भावना से मैं आज आप सबको मिला, आप सबको बुलाया। आप बहुत ही कम नोटिस से आए, आपने कुछ करके दिखाया है। जूरी को भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि 1.5-2 लाख लोगों की एक एक बारीकी को पहुंचाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये काम और अधिक अच्छे ढंग से, अधिक साइंटिफिक ढंग से हम कर पाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के कोने कोने से यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर देश की महिलाओं को पीएम मोदी ने बड़ा उपहार दिया है। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष 12 रेफिल तक 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी के विस्तार को मंजूरी दी गई है। बता दें, 1 मार्च 2024 तक 10.27 करोड़ से अधिक PMUY लाभार्थी हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार को LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फैसले की जानकारी देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि इस कदम से न सिर्फ नारी शक्ति का जीवन आसान होगा, बल्कि करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। वहीं महिला दिवस पर महिलाओं को दी जा रही इस सौगात पर मंत्री पीयूष गोयल ने भी बधाई दी है। पीयूष गोयल ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक, यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने 2016 से लेकर आज तक लगभग सैचुरेशन लेवल तक जितने आवेदन आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के, मुफ्त में LPG कनेक्शन के, लगभग उन सभी बेनिफिशरीज को अब तक LPG सिलेंडर कनेक्शन मिल चुका है और अब उनको 1 वर्ष और 300 रुपए की छूट दी जाएगी अपने सिलेंडर के ऊपर और हर वर्ष वो 12 सिलेंडर तक सब्सिडाइज कीमतों पर ले सकते हैं। इस पे लगभग 12,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से व्यय अनुमानित है
और इसके कारण हमारे उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को सस्ता 300 रुपए सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। गोवा में अभी तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पे कई सारे निर्णय लेते हैं, विशेषकर उन समाज के लिए जो वंचित रहे, पीड़ित रहे, समाज में अपना सही स्थान ग्रहण नहीं कर पाए। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चल के एक नया कानून लाया जाएगा संसद में जो एम्पावर करेगा कि इलेक्शन सेंसस कमिश्नर जनसंख्या का जब आधार बनाए उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स गोवा में कितनी हैं उसका भी सेंसस कमिश्नर नोटिफाई करे, क्या पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाएगा कि वो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 2008 में संशोधन करके गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन का लाभ देने का काम करे। और इसके लिए जो भी रिवाइज पॉपुलेशन फिगर्स होंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए अनुसंधित कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 और 332 के तहत और सेक्शन 8 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत ये डिटरमिन करें कि कितनी सीटों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करना आवश्यक। एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन जो शोध हो रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। और इस एआई मिशन के क्रियान्वयन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से जो आज देश और विश्व में प्रगति हो रही है उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशंस पे विकास हो रहा है, उसको और बल देने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसका एक बड़ा प्रमुख अंग ये रहेगा कि एक हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को विकास करने के लिए जो कंप्यूट फैसिलिटी चाहिए होती है, जो कंप्यूटिंग की कैपेसिटी देश में निर्मित करने की आवश्यकता है, उस कंप्यूटिंग कैपेसिटी के लिए लगभग 10,000 से अधिक जीपीयूज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देश में उपलब्ध कराया जाएगा और एक प्रकार से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट प्लेस डिजाइन की जाएगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सर्विस के रूप में, सेवा के रूप में उपलब्ध कराएगी, जिससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे एआई के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लाभ मिलेगा, हमारे यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और ये 10,000 से अधिक जीपीयूज जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी भारत में निर्मित करेंगे, इससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को
एक बड़ी छलांग आगे के दिनों में मिलने जा रही है। जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने का 285 रुपए प्रति क्विंटल यानी लगभग 5.6% वृद्धि की गई है जूट के कीमतों में। और पिछले 10 वर्ष को अगर देखें तो लगभग 122% वृद्धि जूट के एमएसपी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में की गई है, जो लगभग 3,000 रुपए की वृद्धि है। आज से 10 साल पहले जो 2,400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी था वो आज 5,335 रुपए यानी लगभग 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि 10 वर्ष में 122% की गई है, जिसका लाभ 40 लाख जूट किसानी परिवारों को सीधा मिलेगा। और इसी के साथ साथ लगभग 5 लाख जो कर्मचारी जूट मिल्स में काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिला के, इन 5 लाख कर्मचारियों के परिवारों को भी इसका लाभ आगे चल के मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लोकसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की जनता को सौगात देने और इसके साथ ही दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और सीएम केजरीवाल भी कम नहीं है। बता दें सबसे पहले तो सीएम केजरीवाल ने सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जनता से कहा कि आपने केजरीवाल को 3 बार क्यों सीएम बनाया, क्योंकि आपसे बीजेपी और एलजी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि एक आपका भी काम हमने बंद नहीं होने दिया है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने एक छोटे से आदमी को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी है, हमने कभी अपने आप को सीएम नहीं समझा। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, दिल्ली का राशन और दिल्ली की दवाइयों और राशन को रोका जाता है। वहीं सीएम केजरीवाल ने जनता से एक बार फिर से विजयी बनाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि आपके परिवार का हमेशा ख्याल रखने वाले और इन लोगों से हमेशा आपको बचाने वाले अपने बेटे को इस बार अपना आशीर्वाद दें। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दिल्ली आए हैं। मैं उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत भी करता हूं। और आपने उनके विचार सुने इस लॉन्च के मौके पे। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता। मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। उसने पूछा कैसे?
वो अम्मा बोली मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हजार रुपए महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज मैं जिंदा हूं तो केवल केजरीवाल की वजह से जिंदा हूं। दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, जैसी अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, इस देश ने मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, वैसी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है, जब मैं बीमार होता हूं, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसा इलाज मेरे को मिलता है ऐसा इलाज मेरे दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं मिलती, घरों को बिजली 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं पूरे देश में। केवल दिल्ली और पंजाब में पूरी बिजली आती है। आज दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री बिजली मिलती है। बाकी पूरे देश में इतनी महंगी बिजली, कईयों की तो पूरी तनख्वाह निकल जाती है बिजली के बिल देने में। बहुत काम किए। ये जो पर्चा अभी लॉन्च किया, ये पर्चा अब घर घर बांटने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, इसमें सारे काम लिखे हैं। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था तो ये बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुर्रत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये आपका कसूर है। आप लोगों ने 3 बार एक मामूली आदमी को दिल्ली की कुर्सी पे क्यों बिठा दिया? इसलिए बीजेपी वाले, एलजी और केंद्र सरकार आपसे नफरत करते हैं। इन्होंने योगा बंद कर दिया। 17,000 लोगों के लिए मैंने योगा चालू किया था दिल्ली में, फ्री योगा टीचर भेजता था, इन्होंने योगा बंद कर दिया। हमारी एक स्कीम थी फरिश्ते, उसमें दिल्ली में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका बड़े से बड़े, महंगे से महंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते थे, सारा इलाज मुफ्त होता था। 23,000 लोगों की मैंने जान बचाई थी फरिश्ते से। एलजी साहब ने फरिश्ते स्कीम बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट गया मैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, दोबारा चालू कराई मैंने फरिश्ते स्कीम। आपका एक भी काम मैंने बंद नहीं होने दिया। इन्होंने बंद की, पिछली साल दवाइयां बंद की, मैंने लड़ लड़ के इनसे दोबारा चालू कराई। पिछले साल इन्होंने टेस्ट बंद किए, मैंने लड़ लड़ के दोबारा इनसे चालू कराए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने 7 एमपी बनाए थे, वो 7 एमपी कहां थे जब आपकी दवाइयां बंद की जा रही थी, जब आपकी पढ़ाई बंद की जा रही थी, जब आपके योगा बंद किया जा रहा था, जब आपके अस्पतालों की दवाइयां, कहां थे ये 7 एमपी? ये तालियां बजा रहे थे। ये ताली, जब आपके घर में कोई बीमार होता है ये एमपी ताली बजाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, दिल्ली वाले बीमार पड़ गए। जब आपके बच्चों की पढ़ाई रुकते हैं ये एमपी तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पार्टी करते हैं। जब आपके बच्चे तरसते हैं किसी चीज के लिए, जब आपके घर के लोग तरसते हैं किसी चीज, ये एमपी ताली बजाते हैं। ऐसे लोगों को हमने पाल रखा है, दूध पिला रहे हैं हम ऐसे लोगों को। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं। जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं इसी वजह से काम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो।
संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। मैं दिल्ली वालों से प्यार करता हूं, ये आपसे नफरत करते हैं। मेरे को दे दो, मेरा एक एक वॉलंटियर, मैं आपके घर घर आऊंगा वोट मांगने के लिए। ये नहीं आएंगे, इनको नहीं चाहिए। अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार है। जिसको वोट चाहिए उसको दो ना, जिसको वोट नहीं चाहिए उसको वोट क्यों दे रहे हो। और अभी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया है 1000 रुपए। मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, महिलाएं बड़ी खुश हैं। हर टीवी चैनल वाला सड़क पे जाके पूछ रहा, महिलाएं बड़ी खुश हैं। पर हर महिला कह रही है अच्छा, यकीन नहीं हो रहा महिलाओं को। अच्छा होगा क्या, होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं सारी माँ बहनों को कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कभी सोचे ही नहीं थे। कभी जिंदगी में सोचा था बिजली मुफ्त भी आ सकती है, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। बिजली मुफ्त भी आ सकती है और 24 घंटे भी आ सकती है। अरे केजरीवाल है, केजरीवाल के टाइम में पता नहीं क्या क्या अभी और चमत्कार होने बाकी हैं। मैं सारी महिलाओं को बोल रहा हूं, मैं हूं, आपको 1000 रुपए दिला के रहूंगा। बजट में पास हो गया, ये कोई मैं ऐलान नहीं कर रहा, बजट में पास करके आया हूं, विधानसभा में पास हो गया, ये चालू होगा। बस आप मेरे को आशीर्वाद दे देना। आपसे मैं बदले में यही मांग रहा हूं, मेरे को 7 एमपी जिता दो ताकि मेरे को और ताकत मिले। दूसरी चीज, आप 7 बीजेपी के एमपी जिता देते हो, आपको क्या मिलता है। केवल और केवल आपके काम रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। ये व्यापारियों को इतनी तकलीफें हुई हैं पिछले 10 साल में। एक बार नोटबंदी आ गई, एक बार जीएसटी आ गई, एक बार वो हीरे के व्यापारियों के ऊपर कुछ इन्होंने लगाया था। कितनी बार व्यापारियों, कभी दिल्ली के एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई। व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के, मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे 7 एमपी आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर डीडीए है, हमारी चलती नहीं डीडीए पे। 7 एमपी दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, डीडीए में आपके काम करा के लाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है, 7 एमपी आप हमें दोगे, दिल्ली पुलिस में आपके सारे काम करा के लाएंगे। दिल्ली में इतनी सारी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, किसी में आपकी आवाज नहीं है, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है। इन सारी जगहों के ऊपर ये दिल्ली के एमपी आपकी आवाज बनेंगे। तो अब हमारे अगले महीने 2 महीने में जब भी चुनाव होता है, तब तक हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। 2 या 3 बार पूरी दिल्ली का राउंड लगाया जाएगा। आके आपके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे। इनको वोट नहीं चाहिए, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे भाई